ऐसा करने से रोका तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। सुधा नमस्कार, मैं जून मैसी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना बढ़ते जा रहे हैं, बताया जा रहा है बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों के अंदर हाहाकार है, जो राजनीतिक पार्टी है अपने में मस्त है। क्या ये जरूरी है या लोगों की तरफ ध्यान देना जरूरी है? हमारे साथ अशोक जी है, एडवोकेट हाईकोर्ट का। बातचीत करेंगे। सर को काफ़ी नॉलेज है, किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा, तो तमाम बातें हम इनसे करने के लिए आए हैं। चलिए हम मुलाकात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जून जी, बल्कि आप आसाम से आए और सुरक्षित आए, इसके लिए आपको बधाई। कलकत्ता कवर कर आए, उसके लिए भी बधाई। और आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें जी, प्लीज़। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में ऑलरेडी आप लोग रह ही रहे हैं और आपको पता होगा कि दिल्ली का क्या माहौल है और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है और बेड की कमी है, सारी चीज़ों की आपको कमी बताया जा रहा है। टीवी खोलते साथ ही आपको चारों तरफ सुनसान डेड बॉडी दिखाई देगा। इससे लोगों के अंदर डिप्रेशन आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो मैम, यही दुर्भाग्य है इस दिल्ली का और इस देश का। जब भी आप न्यूज़ चैनल किसी का ऑन करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर नहीं मिल रहे, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एक आदमी से मैं बात करूं तो वो कहता है मैंने 4 सिलेंडर अपने घर में रख लिए। मैंने कहा क्यों रख लिए? कहता है इमरजेंसी आ गई तो काम आएगा। यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, आपने बिहार की कोई खबर नहीं सुनी होगी, आपने आसाम की कोई खबर नहीं सुनी, आपको पश्चिम बंगाल में सिलेंडर की कमी का कोई न्यूज़ नहीं है। सब दिल्ली और उत्तर प्रदेश। क्या है ये लोग हैं क्या? यानी ये लोग मोदी जी के एक शब्द थे, उन्होंने कहा था आपदा में अवसर। तो ये लोग ब्लैक मार्केटिंग करने वाले बिजनेसमैन, लाशों के साथ खेलने वाले, लोगों की जिंदगियों का मोल लगाने वाले, आज ऑक्सीजन के सिलेंडर की चोरी कर रख रहे हैं। आज जहाँ पर मेरे हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जानी चाहिए वहाँ नहीं जा रही, जैसा सुनने में आता है। अब ये राजनीतिक है या वास्तविक रूप है, ये तो 2 पार्टियों के 2 दिग्गज नेता जाने, जो केंद्र भी चला रहे हैं और राज्य भी चला रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए शमशान घाट में जो लाशें हैं उनका पूरी तरीके से कैमरे में लाकर जो पब्लिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उन्होंने एक दहशत का माहौल बना दिया। और क्या होता है मैम कि अगर आपके सामने 24 में से 23 घंटे मैं सिर्फ मौत 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 का तांडव की बात करूं तो वो टाइम दूर नहीं जब आप डरने लगेंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, शायद आप अपने प्राण खो दें। तो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि सब प्रॉब्लम में बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम सोल्यूशन में बात करें, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर हार्ट अटैक इसी बात के से आ रहे हैं कि कहीं कोरोना होकर मर ना जाए, क्योंकि खौफ इंसानों को मार रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो केस को सुलझा देते हैं सर। जी, सॉल्यूशन इसका एक ही है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ जब आपकी आनी है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब नहीं आनी तो कोई मार नहीं सकता। आप सिर्फ पॉजिटिव हो जाइए। हम क्या है कि हमने अपने शत्रु के सामने हथियार डाल दिया। युद्ध के मैदान में अगर आपके पास लड़ना और मरना 2 ऑप्शन हैं तो आप लड़ना पसंद करेंगे या मरना पसंद करेंगे? दुर्भाग्य से मेरे जो कोरोना के पेशेंट हैं उत्तर प्रदेश या दिल्ली के, उन्होंने हथियार छोड़ दिए, उन्होंने लड़ना छोड़कर मरना ऑप्ट कर लिया। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी नागरिकों से, अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़, है कोरोना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इतना भयावह नहीं है जिस तरीके से अपनी जानों के साथ आप खेल रहे हैं। आप सुरक्षित रहिए लेकिन डरिए नहीं। कुदरत ने आपको बहुत ऑक्सीजन दी है, आप उसका ठीक से इस्तेमाल करें। आप प्रॉपर योगा कर लें, आप अनुलोम विलोम करें, आप प्राणायाम करें, आप अपनी दिनचर्या को सुधारें। मैं वास्तविकता के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव ज़्यादातर रहना है। सर, अभी जिस तरीके से मोदी जी भी कह रहे थे कि पॉजिटिव रहिए, देश का प्रधानमंत्री है, और आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में हो या आसाम में हो, रैली पर रैली हो रहा था। कोरोना काल के वक्त में तमाम भीड़ इकट्ठा करे हुए थे और वो उनका ही खुद बोल रहे थे कि जहाँ तक नजर जाते सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल। क्या कोरोना काल में वहाँ पर क्या कोरोना नहीं फैलेंगे, या 2 तारीख के बाद ही सर वहाँ पर कोरोना नजर आएंगे?
देखिए, आपने स्वयं कह दिया, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाखों की 10-10 लाख की भीड़ का संबोधन कर रहे थे बिना मास्क लगाए, कोई मास्क नहीं था उनके चेहरे पर। और जब उनकी रथनुमा गाड़ी प्रचार में निकलती थी, रथ यात्रा निकलती थी आपके आदरणीय गृह मंत्री जी की, तो लाखों लोग साथ चलते थे। उसी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लूँगा, जब वो दीदी के गढ़ में जाकर अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर कर जिस तरह से मास्क से डील कर रहे थे, वो भी मास्क नहीं लगाते थे। तो मैं तीनों बुद्धिजीवियों से एक चीज़ समझ गया कि दे आर वेरी मच पॉजिटिव। इफ दे आर वेरी मच पॉजिटिव, आई हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव। यानी वो पॉजिटिव थे ना, उनको पता है पॉजिटिव रहो, कोरोना नहीं है, तो आई एम ऑल्सो पॉजिटिव। अच्छा, यही कारण है क्या कि इतना भीड़ के बीच में भी किसी कोरोना नहीं होने का? हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि कोरोना नहीं है। इसका मतलब या तो कोरोना है नहीं, या फिर मेरे जो आदर्श नेतृत्व है ये कोरोना मानता नहीं। अगर ये कोरोना होता और यदि ये मानते कि कोरोना है, तो इनको प्रिकॉशन ले लेने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन को पहले ही रैलियां बंद कर देनी चाहिए थी। जब आखिरी दौर का मतदान होना बाकी है, 29 तारीख को चुनाव होता है, तो उससे पहले आप कहते हैं 500 लोग से ज़्यादा आप भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। मैं वही कहता हूँ कि अगर मेरे रमज़ान का टाइम चल रहा है, पवित्र महीना है, अगर एक मस्जिद में मेरे 10 मुस्लिम भाई नमाज़ पढ़ते हैं तो पुलिस वाले लाठी से पीटना शुरू कर देते हैं। तो आपकी 500 की रैलियों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी लाखों की रैलियों में पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आपका चुनाव आयोग मौन क्यों रहा? यानी हमारे देश में एक चीज़ बहुत व्याप्त है और बड़ी अच्छी तरह से प्रचलित है कि आप कुछ भी कीजिए, जब तक आपकी जुडिशरी आपके ऊपर डंडा नहीं मारती, आपको आपकी अकल, आपका विवेक, आपका ज्ञान काम नहीं करता। ऑनरेबल हाई कोर्ट, जब मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जो थप्पड़ लगा, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों ना करें, क्योंकि जेनोसाइड हो गया। लेकिन उसके बाद खैर दुर्भाग्य है, हमारे देश का राजनीति है। और मैं तो बस अपने निवासियों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जितनी मर्जी रैलियां अटेंड करें, लेकिन खुद सावधानियां बरतें। सर, अभी जैसे राजनीति आप बता रहे हैं, अगर दिल्ली की बात करें या दूसरे राज्य की बात करें, हम खास करके दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है या बेड की कमी है, तमाम बातें हम सुनने के लिए हमें मिल रहे हैं। उसके बीच में हमें राजनीति भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। क्या ये सारी चीजें, जितना भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, क्या उनका ध्यान सिर्फ लोगों की जान बचाने में नहीं होना चाहिए इस वक्त? बहुत बढ़िया बात कही है आपने, और यही दुर्भाग्य है जून, चाहे वो दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, आप दिल्ली की निवासी हैं। कभी कभी घृणा होती है ऐसा कहते हुए कि हम दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली में 2 राजनीतिक घराने हो गए। आपको मैं थोड़ा सा अगर 20 साल पहले शीला दीक्षित के समय में लेके जाऊं, आपने देखा है उस समय को, एक निर्भया कांड हुआ था, बड़ा बेदर्द था और बहुत दुखनीय था, बहुत निंदनीय था, सबने उसकी निंदा की। उस समय यही चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय सरकार में जो इस समय पार्टी है, उसका एक मुखौटा बनकर, एक प्रतिनिधि बनकर धरने पर बैठ गया और निर्भया कांड के मामले में इस तरीके से उठाया इसने। तो यही मुख्यमंत्री उस समय कहता था कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। शीला दीक्षित के पास भी दिल्ली पुलिस नहीं थी। शीला दीक्षित ने 15 साल देश पे राज किया दिल्ली के ऊपर। उस समय कभी कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में रही तो कभी बीजेपी की रही, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, या दिल्ली के किसी निवासियों को वेतन मिलने में या अपनी आजीविका चलाने में कोई परेशानी हुई। ये दोनों के दोनों उच्च कोटि के नाटकबाज हैं। ये दोनों सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में मुझे लगता नहीं कि ऑक्सीजन की कमी है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, आपको 700 मेट्रिक टन चाहिए, इन्होंने 480 दी, तो मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी अहम भूमिका थी। जो कालाबाजारी कर रहे हैं उसको क्यों नहीं बंद किया? आपने उनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगाया? आप तो धरना प्रधान हैं। जब आप देश के, राज्य के इतने हितैषी थे तो आप तो समय समय पर धरने पर बैठते थे। सुशील कुमार शिंदे जिस समय होम मिनिस्टर थे तो आपने बोट क्लब पर जाकर धरना दे दिया था, जबकि देश 26 जनवरी को उत्सव मनाने वाला था। तो आज क्या हुआ? आपने तो एलजी के ऑफिस में जाकर धरना दे दिया था। आज तो देश में दिल्ली की जनता की जान का सवाल है। प्रभु, आप आओ, धरने पे बैठिए ना, मिल जाएगी ऑक्सीजन। आज धरना प्रधान, धरनाविद
ये आंदोलन जीवी को क्या हो गया? ये तो मुझे साफ लगता है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। और इन्होंने दोनों ने यदि मरने को छोड़ा है तो मेरी भोली भाली दिल्ली की जनता को छोड़ा है। जिस तरीके से जनता, भोली भाली जनता मर रहे हैं और कोरोना का तांडव चल रहा है, उस वक्त भी एक पत्रकार रहीस सरदाना जो आज तक का एंकर है, उनका निधन हुआ है कल, आपने सुना होगा। जी जी सर, एक पत्रकार वो जब निधन हुए हैं तो हमें बहुत दुख है, हम खुद भी दुखी हुए हैं क्योंकि हम डेली देखते हैं उनको और आज हमारे बीच में नहीं रहे, हम दुखी है इस बात के लिए। लेकिन ऐसे हजारों पत्रकार मर रहे हैं, हजारों पत्रकारों के साथ इस तरीके की हालत हो रहा है। ये कोरोना से किसी न किसी चीजों से मरते हैं, लेकिन उस वक्त जिस तरीके से मीडिया आवाज को उठाना चाहिए नहीं उठाते। लेकिन कल उनका निधन के बाद चाहे गृह मंत्री हो या खुद अलग अलग राज्य की मुख्यमंत्री हो या खुद एंकर रो कर बता रहे थे जी। क्या अलग पत्रकार और इनके ऐसे पत्रकारों के बीच में क्या ये सारी बातें नहीं उठना चाहिए कि दूसरे पत्रकारों के साथ भी ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके शब्दों में जो दर्द है उस दर्द को मैं महसूस करता हूँ और मैंने किया। रोहित सरदाना अच्छे एंकर थे, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि एक बार मैंने आप ही के इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप अपने बच्चों को टेलीविज़न से, समाचार के जो चैनल हैं उनसे अगर नफ़रत कराना चाहते हैं तो आप उनको रिपब्लिक इंडिया और आज तक, जिसमें टक्कर, दंगल, पूछता है भारत, मैंने कहा था, क्योंकि ये पता नहीं कैसे दंगल किसको कुश्ती लड़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, रोहित सरदाना की जो दुखद मृत्यु हुई, मैं इसको मृत्यु नहीं बल्कि हत्या कहूँगा। और हत्या क्यों हुई? क्योंकि हत्या के पीछे, इस मृत्यु के पीछे इस सरकार का हर फ्रंट पर फेल होना था। आपके गुजरात के मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि देश ने एक राष्ट्रवादी पत्रकार खो दिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो आप गुजरात से संबंध रखते हैं, मैं आपकी इस बातों को बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा हर पत्रकार, मेरा हर किसान, मेरा हर एडवोकेट, मेरा हर डॉक्टर सब राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि किसी को भी राष्ट्रवाद आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नज़रों में राष्ट्रवाद सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना है तो ये दुर्भाग्य है आपके लिए, मेरे राष्ट्र के लिए नहीं। ये मेरी पत्रकार हैं। एक कल पत्रकार जोशी जी की हत्या हो गई। मैं हत्या जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना में जो आपकी प्राइमरी ड्यूटी सरकार की है, अगर आप अपने कार्य को नहीं करते तो यानी आप हत्या कर रहे हैं। आज यूपी और दिल्ली में जिस तरीके से मौत का तांडव हो रहा है, कोई भी नहीं छूटा, मेरा पत्रकार नहीं छूटा, मेरा पुलिस वाला, एक दरोगा उत्तर प्रदेश में अपनी वाइफ के लिए ऑक्सीजन मांगता रह गया, उसने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में मेरा एक बुजुर्ग अपनी वाइफ की लाश को साइकिल के अंदर लेके जा रहा था। इस सरकार की नज़रों से, एक सरकार की आंखों से एक संवेदना का अश्रु रूप भी नहीं निकला। ये बड़ा दुर्भाग्य है और पूरे देश के लिए है। और ये तांडव के बीच में भी सर चुनाव हो रहा था। अगर आप देखते हैं कि पंचायत चुनाव भी हो रहा था, वहाँ पर कितना सारे टीचरों का डेथ हुआ है सर। जी जी, उसमें क्या कहेंगे सर? ये सारी चीजें हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या कदम आगे बढ़ा सकते हैं? क्या मीडिया इसमें सवाल नहीं उठा सकते सत्ता से, या क्या सोल्यूशन है इसका? आम जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने प्रिय देशवासियों को, अपने राज्यवासियों को, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ की एक स्टेटमेंट आई, कल उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश आगे, एक आदेश आ गया, शासन आदेश था कि अगर आप ऑक्सीजन के लिए या मेडिसिन के लिए अगर कोई आप लेने के लिए जाते हैं, अगर भीड़ लगाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस डंडे मारेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया, अगर किसी ने ऐसा करने से रोका तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, सुधर जाओ पुलिस वालों और डीएम और जितने भी लोग हैं। तो ऐसा कदम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। और मैं इतना बता दूं कि ये जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं, हर फ्रंट पे आप लोग काम करते हैं। आपका तो ये है क्योंकि आप तो अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। सारा संसार जिस समय हर तो अपने घर में बैठा हुआ है, आप फील्ड में लोगों से बात कर रही हैं, आप कवर कर रही हैं, आप वास्तविक स्थिति को सरकार की नज़रों के सामने लाने का प्रयास कर रही हैं। वो दुर्भाग्य है कि ये सरकार देखना नहीं चाहती। लेकिन अगर सबका लॉकडाउन आपने लगा दिया, एक रेहड़ी वाला रेहड़ी नहीं लगा सकता,
एक रोजगार करने वाला, मजदूरी करने वाला अगर मजदूरी नहीं कर सकता तो आपको चुनाव लगाने की, चुनाव को करवाने की आवश्यकता क्या थी? आखिर ऐसी क्या विडंबना थी, ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आपको चुनाव कराने बहुत महत्वपूर्ण हो गए? और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, देख रहे हैं आप कोरोना का ब्लास्ट जिस तरह से हुआ है। एक और मजे की बात देखिए कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि 18 साल से ऊपर के सारे लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको यही नहीं पता कि आपके पास वैक्सीन है, और फिर आप एक दिन पहले जाकर बोलते हैं, कल ही मुख्यमंत्री ने बोला है कि नहीं, कोई भीड़ ना लगाएं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ये क्या खेल हो रहा है? आदरणीय ममता बनर्जी ने कहा था ना कि कोलकाता में खेला हुए, जून में आपके माध्यम से बता दूं पूरे देश में खेला हुआ, दिल्ली में खेला हो रहा है। अब ये कौन खेला कर रहे हैं? एक रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता की पंक्ति मुझे याद आ गई कि जो आज तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इनका अपराध लिखा जाएगा, विश्वास रखिए। बस नागरिक सुरक्षित रहें। ठीक है, आप लोग सुरक्षित रहिए। आप किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी पार्टी हो, क्योंकि भक्ति में तो आप लोग लीन हैं। आप किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त, कम से कम इस वक्त तो सुधर जाइए, क्योंकि आपकी कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी मदद नहीं करेंगे, कोई भी नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कितना बीजेपी का खुद विधायक किस तरीके से मौत की मुंह में गए हैं, किस तरीके से पत्रकार मर रहे हैं। कोरोना ने किसी, ना तो राजनीतिक पार्टी को देखते हैं, ना तो किसी धर्म विशेष को देखते हैं। इसीलिए ये वक्त है कि कोरोना ने जिस तरीके से तांडव मचाए, आप ना मचाएं, क्योंकि आपको सुधरना चाहिए। आपको इस वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कैसे आपके परिवार और आपका देश सुरक्षित हो सके। राजनीतिक पार्टी की जो गलती है उसमें आपको देखना जरूरी है, क्योंकि भक्ति तो करने के लिए पूरा वक्त पड़ा हुआ है। ये वक्त आपका है कि आप आंखें खोल के देखें और भक्ति में जो लीन है उस भक्ति से आप बाहर आ सके। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और सैनिटाइज करते रहिए, मुंह पे मास्क लगा के रहिए। आपका शुभ चिंतक, आपका परिवार आपके साथ बने रहे, यही हम भी कामना करते हैं। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊंगी, तब तक आप लोग हमेशा बने रहिए।